आज मैं आपको शिक्षण कला से संबंधित कुछ व्यवहारिक बातें बताने जा रही हूँ, जिससे बच्चों के लिए क्लासरूम एक रोचक स्थान बन जाए। वो प्रेरित हों कि वो आपकी क्लास में आएँ और ये अभिप्रेरणा उनको रोज स्कूल में लाने का एक तरीका बन जाए कि आपका लेक्चर मेथड जो है या आपके पढ़ाने का ढंग जो है, यानी या उनकी लर्निंग अधिगम का जो ढंग है, जो आप उनको लर्निंग कराना चाहते हैं, वो इतना रोचक हो जाए कि वो विषय वस्तु के लिए भी आकृष्ट हो और आपके लिए भी आकृष्ट हो। अभी तक क्या होता था कि विषय वस्तु ठीक लगती थी और इसलिए ठीक लगती थी कि कुछ नंबर मिलेंगे और वो कुछ नंबर उनको एक दिन ऐसे पायदान पे पहुंचाएंगे, एक दिन ऐसे सोपान की उस मंजिल पे पहुंचाएंगे पायदान से लेकर के कि जहां से उन्हें नौकरी प्राप्त होगी और उनकी जीविका चलेगी, जो अभी व्यवहारिक पक्ष था। लेकिन इसलिए वो अपने चैप्टर पढ़ लेते थे, चाहे रोचक हो चाहे ना रोचक हो। लोगों को लगता था कि टीचर नहीं सही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और रोचकता पाठ में तो रोचकता होगी ही होगी, तभी तो पढ़ रहा बच्चा। लेकिन अब आप इस तरीके से पढ़ाइए कि जैसे हमारे यहाँ गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ जो विद्यालय चलते थे हमारे गुरुकुल में, मंडन मिश्र का आपने नाम सुना होगा। ये अपना विश्वविद्यालय चलाते थे और लोग इनके पास रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। इन्हीं के शिष्य थे, ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो कुमारिल भट्ट भी यानी कि अपना कोई विश्वविद्यालय चलाते होंगे या गुरुकुल चलाते थे। और विश्वविद्यालय चलाने का मतलब होता है कि वहाँ के लोग जो हैं, जो उनके अगल बगल रहते हैं, तब विश्वविद्यालय और गुरुकुल ऐसी जगहों में चलाए जाते थे जो वनों से आच्छादित होते थे और जन विहीन होते थे। वही लोग होते थे जो शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल आते थे। आवासीय गुरुकुल और विश्वविद्यालय होते थे, जिनको आप हॉस्टल्स बोलते हैं। अंतःवासिनी छात्राएं होती थी, अंतःवासी होते थे छात्र, यानी कि इनमेट्स होते थे, रहने वाले होते थे, उसमें हॉस्टलर्स होते थे, डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। ऐसे चलती थी। तो लेकिन अब आप अगर क्लासरूम में जाएंगे तो आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है। इससे मतलब है मंडन मिश्र का जिक्र नहीं हो गया कि ये भी चलाते थे। आपने भारद्वाज, यहाँ प्रयाग में भारद्वाज का सुना होगा, ये भी अपना चलाते थे। भारद्वाज कुलपति थे। ये तब ये उपाधि मिलती जब कम से कम 10,000 शिष्य आपके पढ़ते हों। जो आज मैं आपको एक कहानी विधा से बता रही हूँ। आप बच्चों में एक कौशल इस तरीके से डेवलप करिए पढ़ने और पढ़ाने का कि जिससे उनको रोचक लगे। उनको अपने ही धरातल से उठा के कहानियाँ ला के बताइए। उनको ये बताइए कि ये शास्त्रार्थ विधि जो है, या जो प्रश्नोत्तर विधि है, या जो तर्कशास्त्र विद्या है, ये तकरार नहीं है। डिबेट इज नॉट, डिस्कशन इज नॉट फाइटिंग फॉर देयर थॉट्स। डिस्कशन इज फॉर डिस्कशन, for taking new and new knowledge, for opening the sky of knowledge, है ना। तो ये होना चाहिए कि हम ज्ञान के आकाश को विस्तारित करते चले जाए, उसको खोलते चले जाएं, ना कि तकरार करें। तर्क और तकरार में अंतर है, इसको बताइए। और उनको बताइए कि अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कहीं पार्क आर्क अगल बगल में, वहाँ जा कर के पढ़ने के बाद या विषय ही बता दिया गया तो पूर्व ज्ञान क्या है आपस में मिल के बात करें। इंटरवल में बताएं कि एक बच्चे का पूर्व ज्ञान कुछ है प्रकाश के बारे में, एक का कुछ है। एक कहता है कि प्रकाश जो है वो तो उसके आते ही सब कुछ उजाला फैल जाता है। दूसरा कहता कि नहीं, अंधेरे के जाने से प्रकाश का पता चलता, उसके आने से नहीं। प्रकाश तो है ही पर अंधेरा चला गया। तो इस तरीके से जब वो आपस में बात करेंगे तो ज्ञान का विनिमय होगा। और फिर उसके बाद उनको प्रेरणा दीजिए कि इसके वो मूल्यांकन भी करें, इस जीडी का, इस ग्रुप डिस्कशन का, इस बातचीत का, इस तार्किकता का
डिस्कशन भी करें, फिर उनको इसके यंत्र बनाने की बताइए कि इसको डिमॉन्स्ट्रेट करिए, मॉडल बनाइए, इसका यंत्र बनाइए, और तब देखिए क्या ये धरातल पे सही हो रहा कि नहीं। तो इससे उनकी इनोवेटिव क्वालिटी बढ़ेगी। अब जैसे कि आप विद्योत्मा की कहानी सुनते हैं, और विद्योत्मा और कालिदास दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, तो दोनों सभा में बैठा ले गए। कालिदास मूक थे, जो मौन व्रत धारण किया था, और विद्योत्मा को उसी मौन व्रत में ही प्रश्न उत्तर करना था, यानी कि इशारों से प्रश्न पूछना था, इशारों से उत्तर देना था। बीच में कौन था? पंडितों का एक समूह, जो विद्योत्मा से शादी करना चाहता था पर हुई नहीं, तो वो उनको प्रश्न को बता रहा था और उत्तर को बता रहा था। तो वो उसका क्या काम था? अनुवादक का काम था। उसका काम था कि वो अनुवादक बन रहा, इंटरप्रेटर, अनुवादक भी नहीं इंटरप्रेटर, दोनों के बीच में प्रिटेशंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इस कहानी को आपने सुना होगा कालिदास विद्योत्मा की, आप मगन हो गए। आपने ये नहीं सोचा कि उस समय कितनी बड़ी विद्या आ गई थी कि जो ट्रांसलेटर की सुविधा आप अभी ले रहे हैं बाहर जा करके ट्रांसलेट, वो उस समय थी। ट्रांसलेशन करके बताए जा रहे थे कि आपकी दूसरी भाषा, उनकी दूसरी भाषा, मगर एक समूह ऐसा है जो आपकी भाषा को बताएगा, उस भाषा को भी जो मौन है। तो इस तरीके से आप इस शिक्षा प्रणाली को रसिक बना सकते हैं। अब बच्चे को जब आप इतनी सी बात बताएंगे तो उसके अंदर अपने आप प्रेरणा जगेगी कि ये विद्योत्मा कौन थी और ये कालिदास कौन थे। और कालिदास का तो थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, विद्योत्मा का भी थोड़ा, तो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्नोत्तर थे। तो जब ये पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा मेघदूत किसने बनाया, शाकुंतल किसने अभिज्ञान शाकुंतल किसने लिखा, कुमार संभव किसने लिखा। और जब ये जानेंगे तब ये जानेंगे कि श्रीलंका के राजा का क्या नाम था, जो श्रीलंका का राजा श्रीदास जो है वो कालिदास के शिष्य बन गए। और फिर उस महिला के बारे में जानेंगे जिसने कालिदास को एक कमल के प्रश्न के उत्तर के तहत वो दे दिया, जहर दे दिया। वो प्रश्न क्या था और वो किस विधा में पूछा गया था? वो पहली विधा में पूछा गया था, कालिदास ने उसको बता दिया था श्रीलंका के जब वो कहते, और ये इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर ये सारी चीज़ें वो जान जाएंगे। तो आपका क्या एक उद्देश्य था कि आप बच्चे को अभिप्रेरित करें कि वो ज्ञान की खोज करे, ज्ञान कहाँ से मिले इसके लिए देखे और उसको पलटे, और फिर ज्ञान को अपने अंदर संघीभूत करके खुद भी उस मार्ग पे चले जिस मार्ग से और लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, या वो कुछ ऐसा नया मार्ग ढूंढे जिससे कि बच्चों के लिए और ज्ञान की जो रास्ता है, जो पथ है, वो आसान हो जाए, वो पथ प्रदर्शक बने, टॉर्च बियरर बने इसके लिए, टीचिंग करने के लिए। तो इस तरीके से जब आप उदाहरण देंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक की भूमिका कितनी अच्छी हो गई है और शिक्षक ने क्या कुछ कर दिया। कालिदास शिक्षक गुरु मानते थे अपनी पत्नी विद्योत्मा को। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसी तरीके से जब आप मारिया मॉन्टेसरी की कहानी अपने क्लास में रोचकता से सुनाएंगे तब पता चलेगा कि मारिया मॉन्टेसरी जो कि MBBS डॉक्टर है, जिसके लिए आज MBBS डॉक्टर के लिए लाखों करोड़ों लोग रुपए देते हैं, और B.Ed अगर प्राइवेट भी करे तो भी 1 लाख में हो जाता है, लेकिन लोग नहीं बनना चाह रहे हैं, लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी MBBS का करियर छोड़ करके टीचिंग का करियर क्यों अपनाया? तो आपको जब मारिया मॉन्टेसरी की कहानी आप बताएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना करी। मॉन्टेसरी एक मामूली डॉक्टर से एक एडुकेटर बनी और एडुकेटर से एक संस्थापक बन गई, एक एडुकेटर फिलोसोफर बन गई। तब लोगों को रोचकता आएगी और बच्चे पढ़ना चाहेंगे, B.Ed करना चाहेंगे, M.Ed करना चाहेंगे, अपने टीचिंग प्रोफेशन को ही बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित करेंगे और गौरवान्वित रहेंगे। इसलिए नहीं कि प्राइमरी के टीचरों की
तनख्वाह बहुत है, इसलिए कि यही एक ढंग है जिससे आप सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपके हाथों में वो कच्ची मिट्टी है जो कि सानी भी नहीं गई है, जो कि मिली भी नहीं है, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में मैश नहीं करा है, वो नहीं है। इसको आपको सानना है, इसको आपको आटा बनाना है, रोटी बेलने के लिए और रोटियों को आकार देना है। तो आपको वो शिक्षण कला आनी चाहिए जो कि मारिया मांटेसरी को आती थी, जो कि विद्योत्मा को आती थी, उसने कालिदास बना दिया, और जो कि शंकराचार्य ने बताई, जो कि कुमारिल भट्ट ने बताई, मंडन मिश्र ने बताई, या दुनिया के और लोग, फ्रोबेल ने बताई, या थर्नडाइक का एक एक्सपेरिमेंट आप लोग जिक्र करते, या पैब्लो का करते, इन सब ने बताई। ये बेहद बड़े साइंटिस्ट थे, कई इसमें नोबेल लॉरेट थे। तो नोबेल लॉरेट कि बताए रास्ते पे आप चल रहे हैं और आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए। ये चीज़ आप जब बताएंगे तो बच्चे अपने आप ही उस चीज़ को करेंगे। वो न सिर्फ जीविका के लिए परंतु सुदृढ़ जीवन के लिए भी टीचिंग प्रोफेशन अपनाएंगे और उसको एक गरिमामयी उपस्थिति से दर्ज कराएंगे। धन्यवाद।